नमस्कार दोस्तों, आज से हम यूपीएससी के पीवाईक्यू के इस सीरीज में इंडियन इकोनॉमी का प्रश्न देखेंगे। तो आइए 2013 का प्रश्न पत्र देखते हैं। हाँ, तो 2013 के प्रश्न पत्र में इंडियन इकोनॉमी का पहला प्रश्न दिया है, किसी देश का भुगतान संतुलन किसका व्यवस्थित अभिलेख है। तो इसमें पहला दिया है, किसी निर्धारित समय के दौरान सामान्यतः एक वर्ष में किसी देश का समस्त आयात और निर्यात का लेन देन। यही हम लोगों का संयोग से आंसर भी हो जाएगा। आप बीओपी यानी कि भुगतान संतुलन के बारे में पढ़ लीजिएगा। उसमें एक होता है चालू खाता, दूसरा होता है पूंजीगत खाता। इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोगों को अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन से मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक को नियंत्रित करता है। पहला दिया है परिसंपत्तियों की तरलता, दूसरा दिया है शाखा विस्तार, तीसरा दिया है बैंकों का विलय और चौथा दिया है बैंकों का समापन। इन सभी में आरबीआई बैंकों को नियंत्रित करता है, तो हमारा विकल्प हो जाएगा डी। देखिए, आरबीआई की स्थापना अप्रैल 1935 को आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हुई थी। आरबीआई बैंकों का बैंक होता है। अगर हम आरबीआई के कार्य की बात करें तो भारतीय वित्तीय बैंक प्रणाली का सर्वोच्च नियामक तथा पर्यवेक्षक, जिसके तहत लाइसेंस जारी करना, परिसंपत्तियों की तरलता, बैंकों का विलय, शाखा विस्तार संबंधित मामलों को नियंत्रित करता है। आरबीआई मौद्रिक नीति को भी लागू करता है। आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन भी करता है। आरबीआई मुद्रा भी जारी करता है, लेकिन सिक्के जारी नहीं करता, ये बात ध्यान में रखना है। आरबीआई वित्तीय समावेशन को भी बढ़ावा देता है। आमतौर पर एक देश का केंद्रीय बैंक अंतिम उपाय का ऋणदाता, इसके तहत यह बैंकों या अन्य पात्र संस्थाओं को ऋण प्रदान करता है। अन्य पात्र संस्थाएं इसलिए लिखा है क्योंकि आप एनबीएफसी को भी इसमें जोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप आरबीआई के बारे में और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप 12th क्लास की एनसीईआरटी देखिए माइक्रो इकोनॉमी की, तो आपको उसमें मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग को अगला प्रश्न दिया है, बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेत है कि। इसमें पहला कथन दिया है ब्याज की बाजार दर के मांग की संभावना। दूसरा दिया है केंद्रीय बैंक अब वाणिज्यिक बैंक को कर्ज नहीं दे रहा। तीसरा दिया है यानी कि सी ऑप्शन, केंद्रीय बैंक सस्ती मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। और चौथा दिया है केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। तो आइए पहले जान लेते हैं कि आखिर बैंक दर होता क्या है। देखिए, बैंक दर वह दर है जिस पर देश का केंद्रीय बैंक यानी कि आरबीआई घरेलू वाणिज्यिक बैंकों को धन यानी कि ऋण उधार में देता है। ठीक है, यदि बैंक दर बढ़ती है तो बैंकों को आरबीआई से जो धन मिलेगा उस पर अधिक ब्याज चुकाना होगा। ठीक है, इससे लोन महंगे हो जाएंगे, जिससे बैंक जो ग्राहकों को लोन देता है वह महंगी दरों पर देगा। इससे अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन को कम किया जा सकेगा। ठीक है, बैंक दर रेपो दर से भिन्न होते हैं, क्योंकि रेपो दर धन उधार लेते समय बैंकों को सिक्योरिटीज, बॉन्ड, ये सब आरबीआई के पास रखना पड़ता है। दूसरी बात, बैंक दर किसी ऐसे रेपो रेट से महंगा होता है, क्योंकि रेपो रेट धन बैंक दर से कम समय के लिए लिया जाता है। यूपीएससी लगभग हर वर्ष 3-4 क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, तो इसे अच्छे से पढ़ के जाइएगा। बैंक दर, एमएसएफ, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब पढ़ के जाइएगा। और हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न दिया है, भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है। तो आर्थिक विकास के लिए की जाती है। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। घाटे की व्यवस्था परंपरागत बजट का एक स्वरूप है, क्योंकि लोक कल्याणकारी राज्य में लोक कल्याण एक अनिवार्य प्रक्रिया है। यदि सरकार की आय जो है वो व्यय से कम है तो घाटे की व्यवस्था अपनाई जाएगी, ताकि आर्थिक विकास की प्रक्रिया अनावरत जारी रहे। तो इसीलिए भारत जो दूसरे देश से, मान लीजिए आईएमएफ से लोन लेता है या विश्व बैंक से लोन लेता है, तो ये जो करता है वो किस लिए करता है, वित्तीय व्यवस्था किस लिए करता है, ताकि आर्थिक विकास हो सके। भारत में जो प्रक्रियाएं, जो योजनाएं चल रही हैं उसे अनवरत जारी रखा जा सके। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग का अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन से पूंजीगत लेखा की रचना करते हैं। पूंजीगत खाता की बात कर रहा है, चालू खाता की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, तो देखिए, पहला दिया है विदेशी ऋण, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, यह भी सही है। तीसरा दिया है निजी प्रेषित धन, तो निजी प्रेषित धन पूंजीगत में नहीं आता है, इसको आप डिलीट कर सकते हैं। चौथा है पोर्टफोलियो निवेश, यह भी सही है। तो हमारा केवल तीसरा बस गलत है, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, 1, 2 और 4, विकल्प भी सही हो जाएगा। देखिए, निजी प्रेषित जो धन है वो चालू खाते के अदृश्य भाग में आय के रूप में गिना जाता है।
आप इसको सही से पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोगों को अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और पूछा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। इसमें दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला दिया है मुद्रास्फीति ऋणियों को लाभ पहुंचाता है और दूसरा दिया है मुद्रास्फीति बॉन्ड धारकों को लाभ पहुंचाती है। तो आइए पहले ये हम जान लेते हैं कि आखिर मुद्रास्फीति होता क्या है। देखिए, मुद्रास्फीति से तात्पर्य होता है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति का बढ़ना, लेकिन वस्तुओं और कीमतों की जो सप्लाई है वो समान बनी रहे लेकिन कीमतों में वृद्धि हो जाए। इसके अलावा वस्तुओं की पूर्ति कम हो जाने पर भी मुद्रास्फीति पैदा हो जाती है। इन्फ्लेशन की स्थिति में मुद्रा का वास्तविक मूल्य कम हो जाता है और उपभोक्ता की क्रय शक्ति जो होती है वह भी कम हो जाती है। मतलब आप ये समझिए, जो टाटा का नमक 1 साल पहले 10 रुपये में 1 किलो मिलता था, वो टाटा का नमक आज 25 रुपये में 1 किलो मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि रुपये की जो परचेजिंग पावर है वो कम हो गई है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए, ये किसको किसको फ़ायदा पहुंचाती है। तो मुद्रास्फीति उत्पादकों को लाभ पहुंचाती है क्योंकि वो प्रोडक्ट को बनाते हैं और बेचते हैं तो उनको फ़ायदा होता है। शेयर धारकों की आय में वृद्धि हो जाती है। उधारकर्ताओं को फ़ायदा होता है। कैसे फ़ायदा होता है? मान लीजिए किसी ने 1 लाख का लोन लिया 2025 में और 2030 में उसने 1,05,000 चुकाया। तब तक अगर मुद्रास्फीति ज़्यादा बढ़ गई और उसी 1 लाख को उस टाइम पर अगर 1.5 लाख के बराबर हो रहा है तो वो 1,05,000 ही पे कर रहा है, तो इसका मतलब उसको फ़ायदा हुआ। ठीक है, तो ये भी फ़ायदा हो गया। और मुद्रास्फीति का यह भी फ़ायदा होता है कि रोजगार तथा आय में भी वृद्धि होती है। लेकिन हाँ, मुद्रास्फीति एक हद तक ठीक है, बहुत ज़्यादा हाइपर इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब अपना स्टेटमेंट पढ़िए। पहला दिया है मुद्रास्फीति ऋणियों को लाभ पहुंचाता है। ऋणियों को मतलब जो ऋण देता है, नहीं जो ऋण लेता है, यानी कि जो उधारकर्ता होता है उसे लाभ मिलता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है मुद्रास्फीति बॉन्ड धारकों को लाभ पहुंचाता है। तो ये स्टेटमेंट हम लोगों का सही है। हमारा विकल्प हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोगों का अगला प्रश्न दिया है प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है कि। तो देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी का यही अर्थ होता है कि जो श्रमिक की सीमांत लागत होती है वह शून्य हो जाती है। हमारा विकल्प हो जाएगा सी। आइए प्रच्छन्न बेरोजगारी को समझते हैं। देखिए, मान लीजिए आपके पास 1 बीघा खेत है और इसमें 5 लोग काम कर रहे हैं, तब भी 10 क्विंटल गेहूँ हो रहा है। और इसमें 20 लोग काम कर रहे हैं, तब भी 10 क्विंटल गेहूँ हो रहा है। तो जो 5 लोग कर रहे थे वही अब 20 लोग कर रहे हैं, लेकिन उत्पादन उतना ही हो रहा है। तो जो 15 लोग एक्स्ट्रा कर रहे हैं उनका मतलब क्या है? 0 है। तो यही होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित तरल परिसंपत्तियों पर विचार कीजिए। 4 स्टेटमेंट इसमें दिया है और कहा है कि इन परिसंपत्तियों का तरलता के घटते क्रम में सही अनुक्रम लिखिए। यानी कि जो सबसे ज़्यादा तरल होगा उसको सबसे पहले और जो सबसे कम तरल होगा उसको सबसे बाद में लिखना है। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं एक बार। पहला इसमें दिया है बैंकों के पास जमा। दूसरा इसमें दिया है बैंकों के पास सावधि जमा, यानी कि एक अवधि के बाद ही उसे निकाल सकते हैं। तीसरा दिया है बैंकों के पास बचत जमा और चौथा दिया है करेंसी। तो देखिए, करेंसी सबसे ज़्यादा तरल होता है क्योंकि आपके पास 10 रुपया है, आप तुरंत उसे दुकान पर ले गए और कुछ ले लिया। तो सबसे पहले 4 को रखेंगे। ठीक है, उसके बाद पहला ऑप्शन देखिए दिया है बैंकों के पास मांग जमा। तो इसको रखेंगे क्योंकि आप बैंक से एटीएम से तुरंत पैसा निकाल सकते हैं। इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है कि आज नहीं निकाल सकते, परसों नहीं निकाल सकते, इसे हम कभी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा विकल्प आप लोग देखिए। तीसरा विकल्प दिया है बैंकों के पास बचत जमा। ठीक है, तो जो सेविंग अकाउंट, तो ये भी हम लोगों का आ जाएगा तीसरे नंबर पर। और उसके बाद सावधि जमा, यानी कि जब मैच्योरिटी होगी तभी इसको निकाल पाएंगे। तो सबसे लास्ट में आएगा 2। तो हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? हमारा विकल्प सही हो जाएगा डी, 4, 1, 3 और 2। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोगों का अगला प्रश्न दिया है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार प्रचालन किसे निर्दिष्ट करता है? तो जो खुला बाजार प्रचालन है, आरबीआई द्वारा जो सरकारी प्रतिभूति होती है उसके क्रय विक्रय को निर्दिष्ट करता है। तो हमारा विकल्प हो जाएगा सी। आइए थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन करते हैं। खुला बाजार प्रचालन आरबीआई द्वारा सरकारी बाजार में खरीद और बिक्री से संबंधित प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आरबीआई बाजार में तरलता का संयोजन करता है। यह मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उपकरण है, पैसे की कुल मात्रा को नियंत्रित करता है। जैसे बाजार में तरलता ज़्यादा हो तो आरबीआई प्रतिभूति विक्रय कर
तरलता कम करता है, यानी कि प्रतिभूति बेच देगा और बैंकों से पैसा ले लेगा। और जब बाजार में तरलता कम होती है, यानी कि जब मंदी होती है, तो आरबीआई प्रतिभूति को स्वयं खरीद लेता है और बाजार में पैसा डाल देता है, जिससे तरलता बढ़ जाती है। तो अगर हम आरबीआई के अन्य मात्रात्मक उपकरण की बात करें, तो अभी हम लोगों ने बैंक दर के बारे में देखा, वैधानिक तरलता अनुपात यानी एसएलआर के बारे में देखा, नगद आरक्षित अनुपात यानी सीआरआर के बारे में देखा। इसके अलावा तरलता समायोजन सुविधा और अस्थायी जमा सुविधा, ये सब हैं, इनके बारे में आप ज़रूर पढ़िएगा। साथ ही रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोगों का अगला प्रश्न दिया है, भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋण दान से तात्पर्य किसको ऋण देने से है। प्राथमिक क्षेत्र में आप किसे किसे ऋण दे सकते हैं, अभी हमने देखा था। तो देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में हम जिसे ऋण देते हैं उसमें कृषि, एमएसएमई सेक्टर, दुर्बल वर्ग, ये सभी आते हैं। ठीक है, तो हमारा विकल्प हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोगों को अगला प्रश्न दिया है, भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा एक पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। तो देखिए, ए दिया है अभियांत्रिकी, बी दिया है कागज एवं लुगदी, सी दिया है वस्त्रोद्योग और डी दिया है ताप शक्ति। तो देखिए, भारत में जल संसाधनों का उपयोग सिंचाई में 78% किया जाता है, घरेलू उपयोग में 6%, उद्योग में 8%, पशुओं के लिए 1% और अन्य के लिए 60%। अगर हम इंडस्ट्री द्वारा उपयोग किए जाने वाले संसाधनों में पानी के उपयोग की बात करें, तो सबसे ज़्यादा थर्मल पावर प्लांट में लगभग 80% यूज होता है पानी। ठीक है, इंजीनियरिंग उद्योग में 5%, कागज उद्योग में 2.25% और कपड़ा उद्योग में 2.07% पानी यूज होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग का अगला प्रश्न दिया है, जननांकीय लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए। पहला दिया है कुशल विकास का प्रोत्साहन, ये बिल्कुल सही है कि क्योंकि जब स्किल होगा तभी कोई काम व्यक्ति अच्छे ढंग से कर पाएगा। तो ये ऑप्शन तो मुझे सही लग रहा है अभी तक। दूसरा दिया है और अधिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को आरंभ करना। तो ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन उतना ज़्यादा सही नहीं है, क्योंकि स्किल्ड लेबर ही अच्छा काम कर सकता है। आप सामाजिक सुरक्षा देकर क्या करेंगे अगर आपका लेबर स्किल्ड नहीं है, उसको इस तरह की वस्तुओं को बनाने का कोई अनुभव ही नहीं है जो मार्केट को चाहिए, वो स्किल्ड ही नहीं है। तो ऐसे में हम सामाजिक सुरक्षा से जननांकीय लाभांश को नहीं बढ़ा सकते। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। गलत नहीं, ये मान के चलिए कम सही है। तीसरा विकल्प दिया है शिशु मृत्यु दर में कमी और चौथा विकल्प दिया है उच्च शिक्षा का निजीकरण। देखिए, अगर शिक्षा का निजीकरण हो जाएगा तो भारत जैसे विकासशील देश में, जहाँ पर अभी भी 80 करोड़ लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट अनाज देना पड़ रहा है, तो वो शिक्षा कहाँ से ग्रहण कर पाएंगे और कैसे स्किल्ड हो पाएंगे। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि कौशल उद्यमिता पर राष्ट्रीय नीति रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में 52%, दक्षिण कोरिया में 96% लोगों ने कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किया, जबकि भारत में यह मात्र 4.7% है। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए क्यों भारत में बेरोजगारी ज़्यादा है। ठीक है, बिना कौशल जनसंख्या कार्यबल का एक बोझ बन जाता है। अतः जननांकीय लाभांश को जनसंख्या को कौशल प्रदान करके ही प्राप्त किया जा सकता है। अधिक सामाजिक सुरक्षा योजना, शिक्षा का निजीकरण, शिशु मृत्यु दर में कमी जननांकीय लाभांश को नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग का अगला प्रश्न दिया है, भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह सम्मिलित है। ठीक है, पहला दिया है इसमें विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, विशेष आहरण अधिकार तथा विदेशों से ऋण। दूसरा दिया है विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आधारित स्वर्ण तथा विशेष आहरण अधिकार। बिल्कुल हमारा ऑप्शन यही सही है, हम लोग इतना चीज़ रखते हैं। ठीक है, विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति रखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वर्ण तथा विशेष आहरण का अधिकार भी। तो हमारा विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार एक केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी आरक्षित संपत्ति है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, सोने का भंडार, विशेष आहरण अधिकार, IMF के पास आरक्षित निधि शामिल है। विदेशी मुद्रा भंडार मौद्रिक और विनिमय दर प्रबंधन, विदेशी मुद्रा तरलता को बनाए रखता है, यानी कि भुगतान संतुलन रखता है। और विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा घटक है। और अगर बात करें SDR की, तो SDR कोई मुद्रा नहीं है,
यह व्यवस्था IMF द्वारा यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा 1969 में शुरू की गई थी। SDR का मूल्य निर्धारण मुद्राओं की एक बास्केट जिसमें ब्रिटिश मुद्रा, यूरो, डॉलर, चीनी युआन, जापानी येन ये शामिल है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोगों का अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस एक का अपने प्रभाव में सर्वाधिक स्फीतिकारी होने की संभावना है। पहला दिया है लोक ऋण की चुनौती, बात ये भी सही है लेकिन सर्वाधिक की बात कर रहा है। बी वाला ऑप्शन दिया है बजट घाटे में ब्रिटेन के लिए जनता से ऋणदान। सी वाला ऑप्शन दिया है बजट घाटे में ब्रिटेन के लिए बैंकों से ऋणदान। और डी वाला ऑप्शन दिया है बजट घाटे के ब्रिटेन के लिए नई मुद्रा का सृजन। तो हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा, क्योंकि और सब जितने भी इसमें विकल्प दिए हुए हैं उसे तो RBI रेगुलेट कर सकता है, लेकिन जब बाज़ार में ज़्यादा मुद्रा हो जाती है, ज़्यादा मनी हो जाता है, तो ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, फिर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमारा विकल्प हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोगों को अगला प्रश्न दिया है द्रव्य की पूर्ति यानी सप्लाई ऑफ मनी यथावत रहने पर यदि द्रव्य की मांग यानी कि डिमांड ऑफ मनी में वृद्धि होती है तो क्या होता है। अगर डिमांड ऑफ मनी में वृद्धि हो जाएगी तो ब्याज दर में भी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी। हम लोगों को अगला प्रश्न दिया है एक्स देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि कौन सी स्थितियां ऐसी होंगी कि अनिवार्य रूप से आर्थिक समृद्धि होगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है विश्व अर्थव्यवस्था में तकनीकी प्रगति होती है तो देखिए यह कोई अनिवार्य नहीं है कि जिस देश में तकनीकी प्रगति होगी वह देश अनिवार्य रूप से ग्रो करेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, अनिवार्य पूछा है। बी वाला दिया है एक्स देश में जनसंख्या वृद्धि होती है तो जनसंख्या वृद्धि अनिवार्य ग्रोथ को बढ़ावा नहीं देती। आप जानते हैं कि अगर आपके पास स्किल नहीं है तो जनसंख्या रह के क्या करेगी, वो बोझ बन जाएगी देश पर। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, सी वाला दिया है देश में पूंजी निर्माण होता है। हाँ, तो ये ऑप्शन सही है, क्योंकि अगर हम कुछ ऐसा करें जिससे पूंजी का निर्माण भी हो और लोक कल्याण भी हो, जैसे हमने सड़क बनाया उस पर टोल लगा दिया, तो जो टोल देने लायक है वो टोल दे रहा है और बाकी लोग नहीं दे रहेगा, तो जो कैपिटल गेन होता रहता है तो वो देश अनिवार्य रूप से अपना वृद्धि करता रहता है, ग्रो करता रहता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। डी वाले ऑप्शन को भी पढ़ लेते हैं। डी वाला ऑप्शन दिया है विश्व अर्थव्यवस्था में व्यापार की मात्रा बढ़ती है। तो ठीक है, व्यापार से अनिवार्य रूप से वृद्धि नहीं हो सकती, इसके और फैक्टर अगर साथ में काम करें तभी हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन तो सी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोगों का अगला प्रश्न दिया है किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय क्या होती है। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन है अब तक का। तो देखिए, राष्ट्रीय आय को काउंट करने के लिए जो सूत्र है वो है उपभोक्ता व्यय प्लस निवेश प्लस सरकारी खर्च प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, ये उसका सूत्र है। अब हम देखते हैं इसमें विकल्प में, पहला इसमें दिया है नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य के बराबर। तो कौन सी वस्तुएं, कौन सी सेवाएं, ये भी तो ध्यान में रखना है, क्योंकि इसका एक वार्षिक मूल्य होना चाहिए। दूसरा दिया है कुल उपभोग और निवेश के योग के बराबर। ठीक है, तीसरा दिया है सभी व्यक्तियों की व्यक्तिगत आय के योग के बराबर। और डी वाला ऑप्शन दिया है उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होती है। तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो अंतिम उत्पादित वस्तुएं होती हैं उस पर ही पूरी तरह से टैक्स यानी कि GST लग कर आता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। हम लोगों को अगला प्रश्न दिया है ग्रामीण परिवारों को निम्नलिखित में से कौन सीधे ऋण सुविधाएं प्रदान करता है। ठीक है, और ये हमारा 2013 का इकोनॉमी का लास्ट प्रश्न भी है। इसमें दिया है कि नीचे दिए गए कूटों का सही प्रयोग करके सही उत्तर को बताना है। 3 स्टेटमेंट इसमें दिया हुआ है। पहला दिया है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ठीक है, ये सही है, ये सीधे ऋण प्रदान कर सकता है। दूसरा दिया है कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक यानी कि नाबार्ड की बातें कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नाबार्ड ऋण प्रदान नहीं करता।